हेलो एवरीवन। राम राम खमा गणी। आप सभी का स्वागत है कृषि रथ के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 को डिस्कस किया, बट मैं एक बार 5 मिनट लेक्चर 1 को रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये लेक्चर्स की चेन बनी रहे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। सबसे पहले हमने लेक्चर 1 में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को डिस्कस किया और हमने देखा कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक आपकी वर्षा आधारित खेती है। ऐसे क्षेत्र के अंदर हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करते हैं जहां किसी प्रकार का कोई इरिगेशन सोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, जहां अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो या उपलब्ध ही नहीं हो। इसके बाद में हमने इसके 3 टाइप डिस्कस किए: ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। सबसे पहले हमने ड्राई फार्मिंग को डिस्कस किया और हमने देखा कि ड्राई फार्मिंग हम ऐसे क्षेत्र या ऐसे रीजन के अंदर करते हैं जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 mm हो। वही हमने एक इसमें इंपॉर्टेंट फीचर देखा, क्रॉप फेलियर। यानी बार बार आपको अगर क्रॉप फेलियर देखने को मिलेगा तो वो ड्राई फार्मिंग के अंदर मिलेगा, ना कि ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए, आप इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमने ड्राईलैंड फार्मिंग की बात की और ड्राईलैंड फार्मिंग हम कहां करते हैं जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल 750 से 1150 mm हो। यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है मॉइस्चर कंजर्वेशन, और मैंने आपसे कहा था मॉइस्चर कंजर्वेशन इज द की फैक्टर ऑफ ड्राईलैंड फार्मिंग, नॉट ड्राई फार्मिंग। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ड्राई फार्मिंग में क्यों की फैक्टर नहीं है और ड्राईलैंड फार्मिंग में क्यों की फैक्टर है। ये दोनों बातें भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, इसके लिए आप लेक्चर 1 को देख लीजिएगा भाई। फिर हमने रेनफेड फार्मिंग की बात की। रेनफेड फार्मिंग उस क्षेत्र या उस रीजन के अंदर फॉलो करते हैं जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन 1150 mm हो। कि जहां 1150 mm से अधिक बरसात होती है या अधिक बरसात वाला क्षेत्र है वहां हम रेनफेड फार्मिंग को फॉलो करते हैं। यहां सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो है ड्रेनेज। यानी यहां किसी भी फील्ड के अंदर ड्रेनेज फैसिलिटी का होना अति आवश्यक है। विदाउट ड्रेनेज फैसिलिटी के वाटर लॉगिंग जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे अच्छी खासी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमने हिस्ट्री की बात की, इतिहास की बात की, और मैंने आपसे कहा था कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वो सबसे पहले अमेरिका यानी यूएसए से स्टार्ट होती है। और यूएसए में भी कहा, एक यूटा शहर से। यूएसए का एक शहर है यूटा। यूटा के पास एक नदी निकलती है मलाड क्रीक। उस मलाड क्रीक से वहां कुछ इमिग्रेंट्स या प्रवासी थे जिन्होंने अपने खेतों में पानी डाल दिया और पानी सैलाइन होने की वजह से वहां की फसलें खराब हो गई, और खराब होने की वजह से वहां के फार्मर हताश हो गए, और हताश होने के बाद उन्होंने गेहूं की खेती विदाउट इरिगेशन के स्टार्ट कर दी। और वहीं से जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वो अपने वास्तविक स्वरूप के अंदर आती है। बट आप भारत की बात कर लीजिए। भारत में जब फेमाइन कमीशन आया तब भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं गया। जो सिस्टेमेटिक काम स्टार्ट हुआ वो 1923 के अंदर स्टार्ट हुआ, जिसकी जिम्मेदारी बीए थमने को सौंपी गई। ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हमने कुछ इंपोर्टेंस की बात की थी कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इसका 42% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। वहीं अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के एरिया की बात करें तो लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर एरिया किसके अंडर आता है? आपके ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या रेनफेड फार्मिंग की बात कर लीजिए। ये तो आपका रहा लेक्चर 1। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2, और लेक्चर 2 रहेगा प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट इन रेनफेड फार्मिंग या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ऐसे कौन कौन से कंस्ट्रेंट है जिनकी वजह से फार्मर अपनी फसल का सफल प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो कोई ऐसा एक फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में क्रॉप फेलियर देखने को मिलता है। ऐसे कुमुलेटिव फैक्टर है, यानी मेनी प्रॉब्लम्स है जिनका अगर मैं कुमुलेटिव मेनी प्रॉब्लम्स की बात करूं तो वो सारी मिलके क्या करती है, कहीं ना कहीं जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसको फेलियर बनाने में मदद करती है, यानी हम क्रॉप्स का सफल प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। अब वो क्लाइमेट कंस्टेंट हो सकता है, सोइल कंस्टेंट हो सकता है, वीड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कंस्टेंट है जो मिलके कहीं ना कहीं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन्हीं की मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर के अंदर। आपको ध्यान बनाए रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। देखिएगा एक बार। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रॉब्लम या कंस्टेंट की बात करेंगे इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? क्लाइमेटिक कंस्टेंट की बात करूंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगा लीजिएगा भाई।
दूसरे नंबर पे आपका क्या है, सोइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट की बात कर लीजिए। यही आपके दो मेजर कंस्ट्रेंट है, बाकी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के चार आप नहीं भी याद करोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, बट ये दोनों नहीं याद करोगे, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। क्लाइमेट कंस्टेंट और सोइल रिलेटेड कंस्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिएगा भाई, तीसरा कौन सा आपका, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज। ये मैं आपको यहीं क्लियर करवा देता हूं, मैं आगे आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं दो ही पढ़ाने वाला हूं, एक क्लाइमेट और दूसरा सोइल। तो सबसे पहले क्या, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज की बात करेंगे, इसको इजीली दूर किया जा सकता है, ये इतना बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है। कि जो फार्मर आज भी पुरानी प्रैक्टिसेज फॉलो करते आ रहा है, अगर हम उनको जागरूक करें, हम उनको इनके बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम उनको बताएं, तो वो इजीली पुरानी प्रैक्टिसेज छोड़ नई प्रैक्टिसेज को एडॉप्ट कर लेगा, बट ये इतना बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है। तीसरा, चौथा क्या है आपका, चौथा हैवी वीड प्रॉब्लम। हैवी वीड प्रॉब्लम के लिए हम किसी भी फार्मर को हर्बिसाइड अप्लाई करने के लिए उसको कन्विंस कर सकते हैं, या जो कल्चरल प्रैक्टिसेज है उनको फॉलो करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी कोई बड़ा बिग कंसर्न नहीं है आपके लिए। अगला कौन सा है, आप लेक ऑफ सुटेबल वेराइटीज की बात कर लीजिए। कोई भी वेराइटी डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर लीजिए, या कोई भी किसान मेले की बात कर लीजिए, इनके जरिए जो वेराइटी है इनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है, फार्मर को इनके लिए जागरूक बनाया जा सकता है। और फार्मर आजकल वेराइटीज को लेकर जागरूक भी है, नई नई वेराइटीज अपने खेत के अंदर फार्मर है उनकी सोविंग करता है और अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश भी करता है। तो ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है किसके अंदर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर। अगला कौन सा है, सोशियो इकोनॉमिक कंस्टेंट की बात कर लीजिए। ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के फार्मर्स है वो थोड़े गरीब प्रवृत्ति के फार्मर्स है, यानी इतना ज्यादा पैसा या इतना ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है। बट आजकल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एफपीओ की बात कर लीजिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के जरिए भी फार्मर्स की मदद की जाती है। तो फार्मर्स इजीली क्या कर सकता है, इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकता है। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट और सोइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, और इन्हीं को हम दोनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज किसकी बात करेंगे, हम क्लाइमेट की बात करेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट, और क्लाइमेट में बहुत सारे पैरामीटर है, रेनफॉल हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकता है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंस्टेंट को इंडिकेट करते हैं। बट फर्स्ट वन इज रेनफॉल की बात करूंगा मैं, बरसात की बात करूंगा। रेनफॉल इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। अब रेनफॉल के ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है जिनकी वजह से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होती है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, सबसे पहले मैं रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इनएडेक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इससे क्या मतलब है मेरा, कोई बच्चा समझ पा रहा है कि इनएडेक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से मेरा क्या मतलब है। देखो, जो रेनफॉल है वो भारत में टाइम एंड किसकी बात करेंगे, स्पेस, दोनों ही डायमेंशन के अंदर क्या है, वेरिएशन देखने को मिलता है इसके अंदर, यानी अलग अलग वेराइज है। बच्चों को एक चीज तो समझ में आती है कि इनएडेक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कि बराबर बरसात का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट यहां दो टर्म्स है, एक टर्म्स है आपका टाइम और दूसरा टर्म्स है आपका किसकी बात करूंगा मैं, स्पेस की बात करूंगा। इन दोनों से क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको, कोई बच्चा है जो मुझे यह समझा सकता है कि टाइम और स्पेस में वेरिएशन से क्या मतलब है। देखो, मैं फर्स्ट वन इज किसकी बात करूंगा, टाइम की बात करूंगा। आप टाइम में किसकी बात कर लीजिए, आप एक तरफ राजस्थान की बात कर लीजिए भाई, किसकी बात कर लीजिए, आप एक तरफ राजस्थान की बात कर लीजिए। वहीं में अगर दूसरी तरफ सेंट्रल रीजन या एमपी की बात कर लीजिए, क्या सेंट्रल रीजन की बात कर लीजिए या एमपी की बात कर लीजिए, ठीक है भाई। अब मानसून सीजन की बात कर लीजिए, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वाले इलाके की बात कर लीजिए, एकदम बहुत ही कम बारिश होती है। जबकि मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन के अंदर अच्छी खासी बारिश होती है। जबकि समय क्या है, एक ही है, मानसून सीजन, यानी यहां का एवरेज एनुअल जो रेनफॉल होगा वो कम होगा, यहां का ज्यादा होगा। जबकि हम दोनों के अंदर ही जो एवरेज एनुअल रेनफॉल ले रहे हैं वो एक साल का लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ही समय के अंदर दोनों में बराबर बारिश नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश है, राजस्थान में कम बारिश होती है। तो ये क्या है, ये टाइम डायमेंशन के अंदर वेरिएशन है। अब जो खेती आपको एमपी में देखने को मिलेगी वो खेती राजस्थान में संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां बारिश की मात्रा बहुत कम है, यहां बारिश की मात्रा अच्छी खासी है।
यहाँ सोयाबीन का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, यहाँ सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं होती। आप जैसलमेर में जाओगे आपको कोई सोयाबीन की खेती नहीं मिलेगी, बीकानेर में कोई सोयाबीन की खेती नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है? बरसात का कम होना, जबकि सीजन क्या है? सेम है, समय दोनों का सेम है। वहीं स्पेस की बात कर लीजिए, स्पेस से मतलब मेरा किसी स्थान विशेष से है। स्पेस से बात कर लीजिए आप, एक तरफ राजस्थान की बात कर लीजिए, दूसरी तरफ आप मध्य प्रदेश या मेघालय की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लीजिए आप? ईस्टर्न स्टेट की बात कर लीजिए। अब ईस्टर्न स्टेट के अंदर अच्छी खासी बारिश होती है। राजस्थान में आपकी जैसलमेर वाले इलाकों में 100 mm तक भी बारिश नहीं होती, जबकि आप मेघालय की बात कर लीजिए, बहुत बारिश, अच्छी खासी बारिश, पूरे साल भर बारिश। दोनों में स्पेस अलग अलग है। राजस्थान में इतनी कम बारिश होती है कि लोग पानी की कमी से जूझते रहते हैं, या इतनी ज्यादा बारिश होती है फिर भी लोग पानी की कमी से जूझते रहते हैं। ये क्या कारण है कि अच्छी खासी बारिश हो रही है तो भी लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, कम बारिश हो रही है तो भी लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं? राजस्थान में बारिश कम है इसलिए जूझ रहे हैं, यहां बारिश ज्यादा है इसलिए जूझ रहे हैं। यहां का जो कारण है वो क्या है? यहां ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग इतने ज्यादा पुअर है, इतने ज्यादा गरीब है कि वो वाटर हार्वेस्टिंग कर सके, जो ज्यादा बरसात का पानी आया है उसे एक जगह कलेक्ट करके रख सके और उसे 12 महीने यूज कर सके। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसके चलते यहाँ लोग पानी की कमी से जूझते रहते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ड्राउट। मैं आगे आपको जाके ड्राउट के बारे में पढ़ाऊंगा, बट ये किसका एग्जांपल है? इकोनॉमिक ड्राउट का, कि बारिश अच्छी खासी हो रही है बट इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होने की वजह से हम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर पाए कि जिसमें पानी का कलेक्शन किया जा सके। पानी आया, सरफेस रनऑफ के माध्यम से वापस भी चला गया, बट यहाँ पानी की कमी ही रह गई। यहाँ कौन सा है? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, कि साल भर में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश हुई नहीं। तो ये किसको इंडिकेट करता है? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट का। जगह दोनों ही किसके पार्ट है? भारत के। राजस्थान भी भारत में है, ईस्टर्न स्टेट भी भारत में है, मध्य प्रदेश भी भारत में है, पर तीनों जगह अलग अलग बारिश है, तीनों का एवरेज एनुअल रेनफॉल अलग अलग। इस तरीके से क्या टाइम और डायमेंशन दोनों में ही वेरिएशन शो करती है बारिश या मानसून की बात कर लीजिए। यह सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बरसात का, कहीं ज्यादा कहीं कम। आप दो गांव की बात कर लीजिए, एक इधर वाला गांव एक इधर वाला गांव। अगर शाम को इस गांव में अच्छी खासी बारिश हुई है, इस गांव का आदमी अपने दूसरे गांव के रिश्तेदार को फोन करेगा कि तुम्हारे यहाँ कैसी बारिश हुई, तो सामने से जवाब आता है यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो यहाँ तो फसल अच्छी होगी, वहां फसल अच्छी नहीं होगी। रीजन क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक जगह बहुत बारिश हो गई, एक जगह बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो इस तरीके का जो पैरामीटर है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, वो भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या है? अच्छा खासा प्रोडक्शन हम नहीं ले पाते हैं। किसकी वजह से? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण इंटेंसिटी की बात कर लीजिए, इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा क्या मतलब है? कि जैसे मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो इसका एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है? 1192 mm हर किसी बच्चे को मालूम है। ये क्या 1192 mm क्या पूरे साल भर में इसकी बारिश होती है? कि यानी एक दिन से लेके पूरे 365 दिन तक बारिश होती रहती है? ऐसा नहीं है। इसका भी 70 से 90% जो हिस्सा है वो मानसून टाइम यानी खरीफ सीजन के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं? उसको रिसीव कर लेते हैं। बाकी का टाइम कैसा रहेगा? एकदम सूखा। तो 3 महीने के अंदर ही क्या इसकी 70 से 90% बारिश हो जाएगी, बाकी बारिश होगी बचे हुए पीरियड के अंदर। तो क्या है? कहीं ना कहीं एक सीजन को तो इसने फुलफिल कर दिया, पर दूसरे सीजन में बिल्कुल ही सूखा रह गया, यानी वहां किसी प्रकार की कोई खेती नहीं होगी। तो ये भी क्या है? इंटेंसिटी क्या है? एकदम इक्वल नहीं है। क्या है? एक टाइम एक सीजन में ज्यादा है, एक सीजन में बिल्कुल भी नहीं है। एक सीजन की भी मैं अगर बात करूं तो इसकी भी लगभग क्या मोर देन 50% जो रेनफॉल है वो आपके 3 से 5 दिन रेनी डेज के अंदर ही रिसीव हो जाता है। रेनी डेज का मतलब हर कोई बच्चा समझता है कि जब एक दिन में 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, यानी 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो उसको रेनी डेज बोलते हैं। यानी एक दिन में जब 25 mm बारिश होती है, किसकी बात कर लीजिए? एक दिन में जब आपकी अगर 25 mm बारिश होगी तो ये किसको इंडिकेट करता है? ये रेनी डेज को इंडिकेट करता है भाई। किसको इंडिकेट करेगा? रेनी डेज को। तो पूरे सीजन की जो 50% बारिश है वो तो आपके 3 से 5 दिन रेनी डेज के अंदर ही हो गई। याद रखना भाई, कितने दिन के अंदर? 3 से 5 रेनी डेज के अंदर। ये भी याद रखना, आपको याद रखने लायक चीज आपके लिए पूछा जा सकता है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कि एक तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा किसकी बात करेंगे? इंटेंसिटी की बात करेंगे। ये आपके लिए बड़ी मेजर बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। देखिएगा भाई,
इन जनरल मोर देन 50% ऑफ टोटल रेनफॉल इज यूजुअली रिसीव्ड इन 3 to 5 रेनी डेज। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। कोई ऐसा बच्चा है कि सर मेरे को अभी भी मालूम नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा भाई। चलिए भाई आगे, आगे कौन सी आपकी लो रेनफॉल रीजन की बात करेंगे और हाई रेनफॉल रीजन की बात करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी पे आपको ध्यान देना है। जो लो रेनफॉल रीजन होगा वहां आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां आपका हाई रेनफॉल रीजन होगा वहां आपको क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इससे मेरा क्या मतलब है, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, राजस्थान में डेजर्ट यानी जैसलमेर की बात कर लीजिए, यह बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए आपको वेरिएशन भी ज्यादा देखने को मिलता है। वेरिएशन से मेरा क्या मतलब है, चाहे आप टेम्परेचर की बात कर लीजिए, चाहे आप रेनफॉल की बात कर लीजिए। आप जैसलमेर में जाइए, किसी साल 10 सेंटीमीटर बारिश है तो किसी साल 100 सेंटीमीटर बारिश है, किसी साल 50 सेंटीमीटर बारिश है, किसी साल 5 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं है। टेम्परेचर में वेरिएशन की बात कर लीजिए, रात का टेम्परेचर एकदम गिर के 15 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, वहीं दिन का टेम्परेचर 40 प्लस पहुंच जाता है। तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन है वो आपको लो रेनफॉल रीजन के अंदर देखने को मिलेगा। तो याद कर लीजिएगा, वेस्टर्न राजस्थान हैज द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये हर किसी बच्चे को मालूम होना चाहिए। कम से कम इतनी चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा लो रेनफॉल रीजन के अंदर देखने को मिलता है, यही आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्या है, हाइयर रेनफॉल रीजन की बात कर लीजिए। आप मोसिन राम मेघालय की बात कर लीजिए, वहां कभी भी ये नहीं हो सकता कि इस बार तो वहां पे 15,000 mm बारिश हुई और उससे पिछले साल वहां पे केवल 100 सेंटीमीटर ही बारिश हुई थी। इतना डिफरेंस कभी नहीं मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि इस साल थोड़ी सी बारिश ज्यादा हुई, अगले साल थोड़ी बारिश कम हुई, बट ऐसा राजस्थान जैसा नहीं है कि हर तीसरे साल में सूखा पड़ गया, एक साल अच्छी बारिश हो गई, हर 2 साल में सूखा पड़ गया। ऐसी कंडीशन देखने को वहां नहीं मिलती है। इसीलिए वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमेशा ही लेस होता है, लो होता है। इसीलिए देख लीजिएगा, ईस्टर्न प्लेन ऑफ गंगाज, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों की बात कर लीजिए। कौन से राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, ईस्टर्न प्लेन्स की बात कर रहा हूं, जहां गंगा के आसपास वाले एरिया की बात कर लीजिए, यूपी बिहार की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, हिमाचल की बात कर लीजिए। या आपको क्या लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहां इतना ज्यादा आपको ड्राउट कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी कि भाई हर बार सूखा आ गया, इस साल सूखा पड़ गया, अगले साल सूखा पड़ गया, उससे अगले साल सूखा पड़ गया। आपने कभी यह सुना होगा कि गंगा के आसपास वाले राज्यों में बाढ़ के हालात बने, पर कभी यह नहीं सुना होगा कि वहां पे सूखे के हालात बने हैं, क्योंकि वहां पे वेरिएशन कम है जबकि यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा है। और ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दोनों को स्टार लगा लीजिएगा भाई। चलो भाई, अगर समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। कोई ऐसा बच्चा है कि नहीं सर मेरे अभी भी समझ नहीं आई है, तो भाई मुझे आप कमेंट में टाइप करके बता दीजिएगा भाई। चलिए आगे चलिएगा। ये दोनों इमेज से मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं भाई, कोई बच्चा है जो मुझे इन दोनों इमेज को देख के बता सकता है कि सर आप इससे ये इंडिकेट करना चाहते हो। देखिएगा भाई, सबसे पहले इमेज फर्स्ट की बात करेंगे। एकदम आपको सूखा क्षेत्र नजर आ रहा है, जहां कोई प्रकार की बारिश नहीं है, जहां टेम्परेचर आपको ज्यादा दिखाई देगा, और जबकि दूसरी तरफ क्या एकदम हरे भरे खेत है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। इन दोनों में मैं वेरिएशन दिखाना चाहता हूं। यहां आपका क्या होगा, हाई वेरिएशन होगा। यहां अगर आप देखोगे तो क्या हाई वेरिएशन देखने को मिलेगा, जबकि यहां आप देखोगे तो आपको क्या एकदम लो वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब वेरिएशन क्या हो सकता है, सबसे पहले आप टेम्परेचर की बात कर लीजिए। टेम्परेचर की बात कर लीजिए, एकदम हाई होगा यहां पे टेम्परेचर। यहां अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो लो टेम्परेचर होगा, किसके मुकाबले, इमेज फर्स्ट के मुकाबले की बात कर लीजिए। यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, एकदम लो होगा। दूसरा यहां पे क्या, रेनफॉल ज्यादा होगा, यहां पे रेनफॉल कम होगा। मैं यहां आर लिख रहा हूं, आर से मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूं, रेनफॉल को। और रेनफॉल क्या होगा, यहां पे बिल्कुल ही लो होगा, जबकि यहां पे क्या होगा, यहां पे रेनफॉल अच्छा खासा होगा। ह्यूमिडिटी की बात कर लीजिए, एकदम लो ह्यूमिडिटी होगी, यहां पे ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी होगी। यही मैं पैरामीटर इन दोनों इमेज में बताना चाहता हूं कि यहां अच्छी खासी जहां बारिश होगी वहां क्या होगा, आपका वेरिएशन भी कम होगा, जहां बारिश एकदम कम होगी वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज्यादा होगा। ये दोनों बात आपको समझ जानी चाहिए भाई। ये क्या है, एकदम ये लो इंटेंसिटी रेनफॉल जोन है, ये हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जोन है।
यानी यहाँ आपके क्या जो ग्रोविंग डेज है, जो डिग्री ग्रोविंग डेज है वो भी आपके ज्यादा होंगे, यहाँ पे बिल्कुल ही कम होंगे। ये सारी बातें क्या है, यहाँ आप फर्टिलाइजर इनपुट है वो भी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ आप उतने ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ आपका क्या होगा, जो टारगेट होगा वो इल्ड इंक्रीज करने का होगा कि मैं जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करूं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस क्रॉप प्रोडक्शन करना यानी सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग का जो आपका एम है वो यहाँ आप फॉलो करोगे कि मेरा इतना प्रोडक्शन हो जाए कि मेरे घर का काम चल जाए। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ मैक्सिमम इल्ड को टारगेट करता है। तो ये सारे डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम के अंदर अगर कोई भी पूछे तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए आगे चलिएगा भाई। अगला क्या है आपके वेगेरीज ऑफ मानसून की बात कर लीजिए। मैं रेनफॉल की ही बात कर रहा हूं। दूसरा क्या है वेगेरीज ऑफ मानसून, यानी मानसून में भी क्या है, एक प्रकार का मानसून नहीं है। मानसून में भी क्या अलग अलग यानी समानताएं मानसून भी नहीं दर्शाता, इसके अंदर भी हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं किसकी, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून की बात करूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मानसून एक फिक्स टाइम पे नहीं आता कि 1 जून को मानसून आना है तो 1 जून को ही नहीं है, 1 जून को ही आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कभी 1 जून को आएगा, कभी आपका 15 मई को ही आ जाएगा, कभी आपका जुलाई तक ही नहीं पहुंचेगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्रॉप फेलियर का। कम से कम सबसे पहले किसकी बात करूंगा मैं, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून की बात करूंगा, यानी मानसून का देरी से आना। अब इससे क्या होगा, जैसे मान ले फार्मर को कोई वेराइटीज रिकमेंडेड की है या फार्मर कोई ऐसी क्रॉप है जो सोविंग करना चाहता है या अपने फील्ड में लगाना चाहता है। अब मान लीजिए कोई फार्मर बाजरा लगाना चाहता है, जून की बात कर लीजिए, फार्मर लगभग जून के अंदर बाजरे की सोविंग कर देता है। वहीं किसी ऐसी वेराइटी की बात कर लीजिए जो एकदम टाइमली सोवन वेराइटी रिकमेंडेड की गई है किसी भी फार्मर को। अब फार्मर को वेराइटी बोनी है जून के फर्स्ट वीक के अंदर। हर साल मानसून आ रहा है जून के फर्स्ट वीक में, बट इस बार ऐसा हुआ कि मानसून आया ही नहीं। मानसून आपका जुलाई में 1 महीने लेट आया। अब इससे फार्मर का जो 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 क्रॉप लगाने का जो प्लान था फार्मर का, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल कर जाता है। इससे क्या होगा, फार्मर अब बाजरा नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जो मानसून का टाइम पीरियड रहता है वो 3 महीने के आसपास रहता है। अब अगर 1 महीने बाद अगर जुलाई में अगर फार्मर बाजरा लगा देता है और जो मानसून है आया तो लेट पर अपने टाइम पे वापस लौट गया, तो इससे क्या होगा, जो क्रॉप को एकदम टाइम कम मिलेगा, यानी 2 महीने का ही समय मिलेगा। और 2 महीने में आप बाजरे की ग्रोविंग नहीं कर सकते, यानी बाजरे का जो फाइनल प्रोडक्शन है वो 2 महीने में पॉसिबल नहीं है। इससे क्या होगा, इससे फार्मर के प्लान में चेंज हो जाएगा, यानी कंटिजेंट क्रॉप में जो प्लानिंग है वो एडॉप्ट करनी पड़ेगी और इसके प्रति फार्मर उतना ज्यादा जागरूक नहीं है। तो कहीं ना कहीं फार्मर को क्या, जो वेराइटी रिकमेंडेड की गई है, जो फसल रिकमेंडेड की गई है, वो फार्मर नहीं लगा पाता अगर मानसून में डिले हो जाता है तो। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ द ऑनसेट ऑफ मानसून इज डिलेड, क्रॉप या वेराइटीज रिकमेंडेड टू द फार्मर्स कैन नॉट बी सोवन इन टाइम। डिलेड सोविंग लीड टू अनइकोनॉमिकल क्रॉप इल्ड। यही मैंने आपसे कहा, अगर आप देरी से फसल की बुआई करते हो तो उतनी इल्ड नहीं आएगी जितनी नॉर्मल टाइम में सोविंग करने पे आती। तो सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम भी क्या है मानसून की, कि मानसून का कभी जल्दी आना, मानसून का कभी देरी से आना, ये भी सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा परलोंग्ड ड्राई स्पेल हो सकता है। और परलोंग्ड ड्राई स्पेल से मेरा क्या मतलब है, देखो 7 दिन से 10 दिन का अगर गैप आता है किसी भी 2 बरसात के बीच में। देखो भाई परलोंग्ड ड्राई स्पेल क्या होता है, पहले ये मेरी बात सुनो, कि जैसे मान लीजिए एक बारिश आपकी 1 जून को होती है, किसकी बात कर लीजिए, एक बारिश मान लो आपकी 1 जून को हुई, ठीक है भाई, जो आपकी पहली बारिश है वो 1 जून को हुई। अगली बारिश अगर आपकी 7 जून को होती है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगली बारिश कब हुई आपकी, 7 जून को होती है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 7 दिन का गैप मानसून में चलता है, इसमें फसल को ज्यादा मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। बट ये बारिश आपकी 7 जून को नहीं होके ये बारिश आपको 20 जून के तकरीबन हुई, यानी 2 बरसात के बीच में इतना ज्यादा गैप हो गया कि अब कहीं ना कहीं सोइल में जो मॉइस्चर है वो क्रॉप को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्रॉप के जो एपो ट्रांसपिरेशनल नीड है उनको आपकी जो सोइल है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर कम है, एकदम वाटर डेफिशिएंसी हो गई है। इसकी वजह से भी क्रॉप में वाटर स्ट्रेस देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं अनइकोनॉमिकल होगा, यानी यील्ड में रिडक्शन होगा वाटर स्ट्रेस की वजह से। तो जो परलोंग्ड ड्राई स्पेल है, 2 बरसात के बीच में जो ज्यादा गैप है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, अनइकोनॉमिकल हो सकता है, यील्ड को रिड्यूस कर सकता है, क्रॉप फेलियर हो सकता है। तो परलोंग ड्राई स्पेल ऐसा बच्चा कि मुझे नहीं समझ में आया, जब 2 बरसात के बीच में लंबा खाली टाइम निकल जाता है बिना बरसात के, विदाउट रेनफॉल के, तो उसी को क्या बोलते हैं, परलोंग्ड ड्राई स्पेल। देखिएगा भाई,
ब्रेक ऑफ मानसून फॉर 7 to 10 days may not be a serious concern। यानी अगर 7 से 10 दिन का बीच का अगर पीरियड निकल रहा है खाली तो ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। बट जब 15 दिन 20 दिन का समय निकल जाता है तो वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर स्ट्रेस लेके आता है जो क्रोप में यील्ड को रिड्यूस करता है। भाई आगे देखिएगा, ब्रेक ऑफ मोर देन 15 days ड्यूरेशन स्पेशली एट क्रिटिकल स्टेज फॉर सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस लीड टू रिडक्शन इन यील्ड। यही मैंने आपसे चीज डिस्कस की, यही मैंने आपसे डिस्कस किया, ये मैंने आपको बताया। तो ये चीज आपके लिए याद होना बड़ी जरूरी है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम परलोंग्ड ड्राई स्पेल आपको याद होना जरूरी है कि ये भी क्या है, एक मानसून की वेगेरीज है, यानी मानसून की प्रॉब्लम है कि मानसून लंबे टाइम का बीच में गैप दे देता है, उसकी वजह से क्रोप में मॉइस्चर स्ट्रेस आता है। देखिएगा भाई, ड्राउट ड्यू टू ब्रेक इन मानसून में एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप इन सेलो सोइल देन इन डीप सोइल की बात कर लीजिए। सेलो सोइल और डीप सोइल का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी काली मृदा है तो काली मृदा में क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा है, इसके चलते क्या होगा, लंबे समय तक प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकती है। जबकि सेलो मृदा की बात कर लीजिए, सेलो सोइल जैसे रेड सोइल की बात कर लीजिए, आप एरिड रीजन की बात कर लीजिए, सैंडी सोइल की बात कर लीजिए, वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसके चलते तुरंत एकदम मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलता है 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर ही। तो सेलो सोइल के अंदर तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जबकि डीप सोइल के अंदर फिर भी काम चलाया जा सकता है। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए भाई। और क्या हो सकता है, अर्ली विड्रोवल ऑफ मानसून। अर्ली विड्रोवल से मेरा क्या मतलब है कि जिसे मानसून के लौटने का समय क्या 30 अगस्त या सितंबर है, बट मानसून पहले ही लौट गया 15 अगस्त के तकरीबन ही। इससे क्या होगा, अब फसल अपनी मेच्योरिटी के टाइम होगी, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर होगी, यानी यही टाइम है जब सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, यानी क्रॉप में दाना बन रहा है। दाना बनते टाइम अगर मॉइस्चर स्ट्रेस आ गया तो सबसे ज्यादा अनइकोनॉमिकल स्टेज होगी हमारे लिए, यानी क्रॉप की मेच्योरिटी के टाइम अगर मॉइस्चर स्ट्रेस आ रहा है तो सबसे ज्यादा यील्ड रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। अगर अर्ली विड्रोवल ऑफ मानसून होता है तो पोस्ट रेनी सीजन क्रॉप्स फेल ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबल सोइल मॉइस्चर स्पेशली ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एंड मेच्योरिटी फेज। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अर्ली विड्रोवल ऑफ मानसून जो है वो मेच्योरिटी फेज या रिप्रोडक्टिव फेज को नुकसान पहुंचाता है। ये बात आपके दिमाग में जम जानी चाहिए, स्टार लगा लीजिएगा भाई। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि रिप्रोडक्टिव स्टेज या मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर क्रॉप्स में कौन सा ड्राउट ज्यादा हानिकारक होगा या कौन सा ड्राउट ज्यादा नुकसानदायक होगा, तो वो कौन सा है, अर्ली विड्रोवल ऑफ मानसून की वजह से जो ड्राउट आएगा वो सबसे ज्यादा हानिकारक होगा। अब कोई बच्चा है कि सर मुझे इन तीनों में डिफरेंस समझ में नहीं आया, तो वो मुझे पूछ सकता है भाई। चले आगे चलिएगा भाई, हाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ये आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ये सारी समस्या आनी ही आनी है। अगर अच्छी खासी बारिश नहीं होगी तो उस क्षेत्र में ये सारी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात जम जाएगी भाई, ताकि बैठी रहेगी, ताकि कोई एग्जाम में आपको परेशानी नहीं आए भाई। चलिएगा, हाई एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ये मैंने आपसे पहले कही दिया कि जहां एरिड रीजन होगा, जहां बरसात कम होगी, वहां टेम्परेचर भी हाई होगा। आप एरिडिटी की बात कर लीजिए, एरिड कंडीशन की बात कर लीजिए, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, इन या गुजरात वाले कच्छ के रन की बात कर लीजिए, यहां टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं यूएफओ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। वहां आपको सोइल सरफेस से इवापोरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, प्लांट लीव से ट्रांसपिरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वाटर लॉसेज भी ज्यादा होगा। वाटर लॉसेज ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा, मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा तो प्लांट की यील्ड रिडक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर भी क्या करता है कि कहीं ना कहीं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में एक बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हम मोस्टली ड्राई जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है इसके अंदर फॉलो करते हैं। और एरिड और सेमी एरिड रीजन का टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से मैंने आपको बता दिया यूएफओ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, जो हमेशा मॉइस्चर स्ट्रेस क्रिएट करेगा प्लांट के अंदर आपके। चलिए भाई आगे चलिएगा, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जहां ह्यूमिडिटी कम होगी वहां भी आपका हाई यूएफओ ट्रांसपिरेशनल लॉसेज होगा, और हाई यूएफओ ट्रांसपिरेशनल लॉसेज होगा तो वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं मॉइस्चर आपके सोइल में वाटर डेफिशिएंसी होगी, वाटर डेफिशिएंसी होगी तो वो प्लांट को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, और सपोर्ट नहीं करेगी तो प्लांट में यील्ड रिडक्शन आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, एक बिग प्रॉब्लम है किसके अंदर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर। अगला मामला क्या है, हॉट ड्राई विंड्स की बात कर लीजिए। हॉट ड्राई विंड्स, अगर तेज गर्म हवाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं लीफ को डेसिकेट कर देगी,
यानी यहां भी क्या होगा, वाटर लॉसेज ज्यादा होगा, वाटर लॉसेज ज्यादा होगा तो मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा, और मॉइस्चर स्ट्रेस आएगा तो कहीं ना कहीं अनइकोनॉमिकली स्टेज या अनइकोनॉमिकल कंडीशन क्रिएट करेगा भाई। देख लीजिएगा, हॉट ड्राई विंड्स कोज डेसिकेशन की बात कर, डेसिकेशन ऑफ लीव्स रिजल्टिंग इन मॉइस्चर स्ट्रेस। वही बात है कि कहीं ना कहीं इसका जो अंतिम जाके हम बात करते हैं वो मॉइस्चर स्ट्रेस की बात करते हैं, कि जो आखिरी उद्देश्य है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, जितने भी फिनोमेनन है, जितने भी हमने अभी बातें की, वो सारी कहां पे जाके अटकती है, मॉइस्चर स्ट्रेस के ऊपर। क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल डिपेंडेंट कल्टीवेशन है, यानी बरसात पे आधारित कल्टीवेशन है, यानी बरसात के बिना कभी भी ये ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। और बरसात क्या है, मॉइस्चर है, पानी है जो सोइल के अंदर इकट्ठा होता है, जिसके माध्यम से प्लांट अपनी इवोपोट्रांसपिरेशनल नीड पूरी करता है। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट जो हम जाते हैं वो कहां तक जाते हैं, मॉइस्चर स्ट्रेस तक जाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, जो फसल है वो अपना सफल प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, क्रॉप फेलियर हमें देखने को मिलता है। हाई एटमोस्फेरिक वाटर डिमांड, सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर हाई है, लो एयर ह्यूमिडिटी है, तो कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर की भी क्या होगी, डिमांड ज्यादा होगी वाटर को लेके, क्योंकि इवापोरेशन होगा, इवापोट्रांसपिरेशन होगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंट के अंदर जो वाटर डिमांड है वो उसको फुलफिल करने में पूरा करेगी, और कहीं ना कहीं इवापोट्रांसपिरेशनल लॉसेज ज्यादा होंगे तो वो भी लास्ट में मॉइस्चर स्ट्रेस क्रिएट करेंगे भाई। देखिएगा, ड्यू टू हाई एटमोस्फेरिक वाटर डिमांड द पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन एक्सीड द प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और मैंने आपसे पहले ही बात कर ली कि पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये मैंने लेक्चर 1 में एकदम अच्छे से डिस्कस किया है भाई। तो कहीं ना कहीं पीटी इतना ज्यादा क्रिएट कर देगा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कि जितना तो उस रीजन के अंदर प्रेसिपिटेशन भी नहीं होता। और ये पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन कब ज्यादा होगा, जब वहां पे क्या हो, बहुत ज्यादा धूप हो आपकी, तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन है अपनी मैक्सिमम स्टेज की जो मैक्सिमम लिमिट है उस तक पहुंच जाएगा, बट इतनी तो उस एरिया में बारिश भी नहीं होती, इतना तो प्रेसिपिटेशन भी नहीं होता। जब प्रेसिपिटेशन से भी ज्यादा पीटी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां मॉइस्चर स्ट्रेस आना ही आना है। और पीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लेक्चर 1 में आपके साथ डिस्कस किया, तो उसको एक बार आप जरूर देखना ताकि ये लेक्चर आपको इजीली समझ में आए। चले आगे, चलिएगा भाई। ये रहा, क्या दिखाना चाहता हूं भाई मैंने फोटो से दोस्त से, मेरा यहां मेरा फोटो लगाने का उद्देश्य किसी का मनोरंजन करना नहीं है। यहां आप मुझे बता सकते हो कि इन फोटो से आपको क्या समझ आ रहा है। आप फोटो के माध्यम से अगर कोई चीज समझ पा रहे हो तो ये मान लीजिए वो उसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल एकदम क्लियर है। ये फोटो देखते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि मैं क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूं। सबसे पहले फोटो 1 देखते ही मुझे क्या समझ में आ रहा है कि लेट ऑनसेट ऑफ मानसून। फार्मर है, फार्मर किसका इंतजार कर रहा है, बरसात का बीज लिए बैठा है कि बरसात आएगी तो मैं बीज की बुआई करूंगा खेतों के अंदर और मेरे अच्छी खासी फसल होगी। बट क्या है, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी बारिश का इंतजार। मानसून को अपने समय पे आना था बट मानसून अपने समय पे नहीं लौटा। मानसून आने की उम्मीद में किसान ने सीड खरीद रखे हैं और अपने फसल की बुआई करने के लिए फार्मर क्या है, इंतजार में है, बट मानसून के आगमन का अभी कोई अता पता नहीं है। तो सबसे पहले किसको इंडिकेट करता है, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून को, यानी जो रिकमेंडेड वेराइटी है, जो रिकमेंडेड फसल है, क्रॉप है, उनकी टाइमली सोविंग नहीं कर पाता, किसकी वजह से, लेट ऑनसेट ऑफ मानसून की वजह से। सेकंड पिक्चर क्या है कि फसल लगा रखी है बट मॉइस्चर स्ट्रेस आ गया मिड स्टेज के ऊपर, यानी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम क्या हुआ, बरसात नहीं हुई और बरसात नहीं होने की वजह से मॉइस्चर स्ट्रेस आया और मॉइस्चर स्ट्रेस आने की वजह से जो फसल है वो झुलसाने लगी है, यानी फसल मरने लगी है। ये किसको इंडिकेट करता है, परलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल को, कि मानसून टाइम से आया, फसल की जो बुआई है वो टाइम से कर दी गई, अच्छी खासी वेजिटेटिव स्टेज पे है, फसल ग्रोथ कर रही है, बट बीच में ऐसा टाइम आ गया 15-20 दिन का जब बिल्कुल भी बरसात नहीं आई, यानी 2 बरसात के बीच में गैप आ गया, यानी परलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल आ गया। उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो दोनों फोटो के माध्यम से आपको समझ आया होगा, तो मैं आगे चलूं, आगे बढ़ू भाई, मैं चले आगे, चलिएगा भाई। सॉइल रिलेटेड कंस्ट्रेंट की बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो सॉइल से रिलेटेड है। देखिएगा, मेजरली कि अगर मैं एरिड और सेमी एरिड रीजन की बात करूं, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करूं, तो यहां पे आपको कौन कौन सी सॉइल, एक तो एल्फीसॉल ऑर्डर देखने को मिलेगा, यानी रेड सॉइल की मैं बात करूंगा, एक वर्टिसॉल ऑर्डर ब्लैक सॉइल की बात करूंगा, एक एलुवियल की बात कर लीजिए। सबसे ज्यादा जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है वो एलुवियल सॉइल के अंदर होती है भाई।
तो याद रखना कि जो सबसे ज्यादा एरिया आता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का वो एलुवियल सोइल के अंडर आता है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको रेड सोइल और ब्लैक सोइल के अंदर देखने को मिलेगी। रेड सोइल और ब्लैक सोइल के कंपैरिजन में जो प्रॉब्लम है वो एलुवियल सोइल के अंदर उतनी नहीं है जितनी रेड और ब्लैक सोइल के अंदर है। देखिएगा भाई, चलिए। द डिफरेंट ग्रुप्स एनकाउंटर्ड इन ड्राईलैंड एरियाज आर ब्लैक सोइल, रेड सोइल एंड एलुवियल सोइल। तीनों याद रखिएगा, ये तीनों आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर। बट जो बिग प्रॉब्लम है वो इन दोनों के अंदर देखने को मिलेगी, ना कि एलुवियल सोइल के अंदर। चलिएगा भाई, द प्रीडोमिनेंट सोइल ग्रुप is alluvial where the problem for crop production are not so acute as in red and black soil। कि जितनी प्रॉब्लम रेड और ब्लैक सोइल में है उतनी प्रॉब्लम एलुवियल सोइल के अंदर नहीं है, जबकि एलुवियल जो सोइल है वो एक प्रीडोमिनेंट ग्रुप है किसका, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। तो याद रखिएगा कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे ज्यादा सोइल आती है वो एलुवियल सोइल आती है, ना कि रेड सोइल और ब्लैक सोइल। बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो रेड सोइल और ब्लैक सोइल के अंदर देखने को मिलेगी। चलिएगा भाई, आगे क्या है, लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। लो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी की मैं बात करूं, जो भी सेलो सोइल है इनके अंदर क्या होगा, लो रिटेंशन मॉइस्चर कैपेसिटी होगी, यानी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर लीजिए कि जब बरसात आएगा तो बरसात के पानी को रोक के रखने की जो क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से भी क्या होगा, मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। यानी अगर इसकी क्षमता इतनी ज्यादा होती कि ये पानी को रोक के रख पाता तो कई दिनों तक जो क्रॉप है उसकी इवेपोट्रांसपिरेशनल नीड को सपोर्ट कर पाता। रेड सोइल की बात कर लीजिए आप, ये प्रॉब्लम आपको ब्लैक सोइल के अंदर नहीं, रेड सोइल के अंदर देखने को मिलेगी। यानी जो लाल मृदा है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो पानी को होल्ड करके रख सके। सैंडी सोइल की बात कर लीजिए, जैसे ही बरसात होगी 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर एकदम सोइल में वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि पानी इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, परकोलेट हो जाएगा, यानी उसके कैपेसिटी इतनी नहीं कि पानी को रोक के रख सके। इससे भी क्या होगा, मॉइस्चर स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है ये भी किसके अंदर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरा क्या है, लो फर्टिलिटी ऑफ सोइल की बात कर लीजिए। एक तो हाई टेम्परेचर है और दूसरा क्या है, नॉट एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कि जितनी मात्रा में हम फसलें कर रहे हैं उतनी मात्रा में हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स को ऐड नहीं करते, क्योंकि एक तो हमारा क्या है, एक तो लाइव स्टॉक प्रेशर की बात कर लीजिए। जैसे मैंने बाजरे की खेती लगाई, मैंने 30% मटेरियल भी खेत के अंदर नहीं छोड़ा, सब कुछ मैं ले आया और अपने जानवरों को डाल दिया। और जानवरों से जो भी गोबर की खाद हुई वो इतनी मात्रा में नहीं हुई कि मैं अपने सारे खेतों में अच्छी खासी मात्रा में सप्लाई कर सकूं, या फार्मर उसको भी क्या कर देता है, किसी अन्य फार्मर को बेच देता है जो रब्बी की खेती करता है। तो आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं करते। दूसरा, टेम्परेचर हाई है जिससे ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन नहीं होता है, इसके चलते लो फर्टिलिटी भी किसके अंदर है, एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर। इसकी वजह से भी क्या है, कहीं ना कहीं जो इससे क्या अफेक्ट होगा, इससे सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट डालेगा भाई। यानी क्या है, एक तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी डिक्रीज होगी। अगर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते तो कहीं ना कहीं माइक्रोपोर्स इंक्रीज होते, माइक्रोपोर्स इंक्रीज होते तो कहीं ना कहीं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती, वाटर को जो रिटेंशन करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती, जिससे कहीं ना कहीं मॉइस्चर स्ट्रेस भी रिड्यूस होता। बट ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुअर ऑर्गेनिक मैटर, अगर मैं ड्राईलैंड की बात करूं या एरिड या सेमी एरिड रीजन की बात करूं तो यहाँ आपको लेस देन 1% ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पे कि जितने भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है यहाँ की मृदाओं में 1% से भी कम ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, वही आपका ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स का जितनी मात्रा में हमें ऐड करना चाहिए था उतनी मात्रा में ऐड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको पुअर फर्टिलिटी देखने को मिलती है किसके अंदर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंडर आने वाली सोइल्स के अंदर। चलिएगा आगे, सोइल क्रस्ट प्रॉब्लम की बात कर लीजिए। देखो, रेड सोइल की मैं अगर बात करूं तो जैसे ही बारिश होती है, बारिश जाने के बाद लाल मृदा के अंदर क्या बन जाती है, एक पपड़ी बन जाती है, यानी हार्ड पपड़ी बन जाती है, या क्या बन जाती है, हार्ड क्रस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से वाटर क्या है, इनफिल्ट्रेट नहीं होता है, यानी वहां पे सरफेस रन ऑफ ज्यादा होता है। अगर वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं होगा तो बरसात आएगी, बरसात का पानी ऊपर एक्यूमुलेट होगा तो सरफेस रन ऑफ होगा, सरफेस रन ऑफ होगा तो कहीं ना कहीं वाटर इरोजन की बात कर लीजिए। इससे जो सोइल की अच्छी खासी जो प्रॉपर्टी है, जो मिनरल्स है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे और किसी अदर प्लेस पे जाके उनका डिपोजिशन हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करती है, कहीं ना कहीं जो फर्टिलिटी स्टेटस है क्रॉप जो भी सोइल का, उसको भी रिड्यूस करती है, और कहीं ना कहीं हार्ड पपड़ी बनने की वजह से जो सोइल में जो सीड है वो भी इजीली जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो ये भी किसमें प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसके अंदर, रेड सोइल के अंदर। याद कर लीजिएगा भाई, किसकी बात कर लीजिए, रेड सोइल की बात कर लीजिए। अगला क्या है, प्रेजेंस ऑफ हार्ड लेयर एंड डीप क्रैक्स की बात कर लीजिए। ये आपको ब्लैक सोइल के अंदर देखने को मिलेगा कि जब भी आप ब्लैक सोइल में अच्छी खासी बारिश होगी, एकदम सोइल में क्या स्वेलिंग हो जाएगी, और जब भी एकदम ड्राई होगी सोइल तो उसमें क्या पड़ जाएंगी, उसमें क्रैक या दरारें पड़ जाएंगी भाई। तो ये सारे क्या है, ये सोइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आपको याद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में जो हम सफल प्रोडक्शन करना चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं बाधा बनती है, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनती है, ये सारी सोइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये भी आपको सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। अब हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के क्लाइमेट की बात करेंगे। किसकी, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में मैं क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, ड्राई क्लाइमेट की बात करूंगा। सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जब हम एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखेंगे। या मैं ओनली ड्राई क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करूंगा जिसमें आपसे किस किस के बारे में पूछा जाएगा, ट्रोल और थोंतवेट के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा भाई। तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राई क्लाइमेट। सबसे पहले किसकी, थोंतवेट एंड माथर की बात करेंगे 1955 के अंदर। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया कब, 1955 के अंदर। और किसके बेसिस पे, मॉइस्चर इंडेक्स के बेसिस पे। स्टार लगा लो भाई। पूछा जाएगा क्या कि थोंतवेट एंड माथर ने किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया ड्राई क्लाइमेट का, किसके बेसिस पे, मॉइस्चर इंडेक्स के बेसिस पे। मॉइस्चर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी है। मॉइस्चर इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, P माइनस पीई अपॉन पीई मल्टीप्लाई बाई 100। इससे मेरा क्या मतलब है, यहां P का मतलब है प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल। आप प्रेसिपिटेशन बोल दीजिए या आप रेनफॉल बोल दीजिए, बात एक ही है। दूसरा पीई का क्या मतलब है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। अब इससे हम क्या, मॉइस्चर इंडेक्स निकाल लेते हैं भाई। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप एवरेज एनुअल रेनफॉल इंडिया की बात करें तो कितनी है, हम IM मॉइस्चर इंडेक्स निकाल लेते हैं, इससे आपको इजी होगा भाई आगे जाके। चलिएगा भाई, निकाल लूं मैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, यानी P की बात करेंगे। दूसरा किसकी बात करेंगे, P। चलो भाई, फॉर्मूला लिखा है, मैं डायरेक्ट डेटा पुट करता हूं। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन की बात कर लीजिए। इंडिया का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितना है, 1192 mm, यानी 1192 mm की हम बात करेंगे। दूसरा क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन की बात कर लीजिए। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन आपको समझ में आ रहा होगा, यानी किसकी, मैं इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन की बात करूंगा। ये मान लीजिए किसी क्षेत्र की बात कर लीजिए, किसी एरिया की बात कर लीजिए, यानी यहाँ का लगभग कितना, आप 1000 की बात कर लीजिए, कितना है यहाँ का 1000 इवेपोट्रांसपिरेशन है, डिवाइड बाय वही किसकी बात करेंगे, इवेपोट्रांसपिरेशन की बात करेंगे, वो भी कितना है 1000 की बात कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 की बात कर लीजिए। देखिएगा भाई, अगर 1192 में से आप 1000 माइनस कर दोगे तो कितना बचा, 192, और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल जीरो ऐड कर देता हूं भाई। चलिएगा, नीचे कितना है, 1000 की बात कर लीजिए, कितना भाई, 3 छोड़ के जीरो लगा दूं, कितना हो गया आपका 19.2 की बात कर लीजिए। ये क्या आया, ये मॉइस्चर इंडेक्स आया। अब इस मॉइस्चर इंडेक्स का क्या मतलब है 19.2 का, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एरिड को, सेमी एरिड को, ह्यूमिड को, पर ह्यूमिड को, वेरी ह्यूमिड को, किसको इंडिकेट कर रहा है। पहले आप फॉर्मूला समझिए, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ये कोई बच्चा की सर मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पल्ले नहीं पड़ी बात। सबसे पहले क्या, हमने प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की बात की, और मैंने कोई और जगह से मैंने नहीं उठाया कुछ भी, मैंने कहां से उठाया है, जो भारत का एवरेज एनुअल रेनफॉल है 1192 mm। मैंने इवेपोट्रांसपिरेशन ये मान लीजिए कि 1000 होता होगा, यहां हमने बस माना है कि 1000 होता होगा, कि जितनी बारिश हो रही है लगभग 192 mm छोड़ दीजिए, बाकी 1000 तो इवेपोट्रांसपिरेशन में ही उड़ जाता है पानी, यानी फिर चला जाता है, ये मैंने माना है भाई। मल्टीप्लाइड बाई 100 की बात कर लीजिए, कितना आया आपका 19.2 मॉइस्चर इंडेक्स आई आपकी। अब इसका मैं कंपैरिजन बताता हूं भाई। इन्होंने थोंतवेट ने क्या कर दिया, इन जो मॉइस्चर इंडेक्स है उसके बेसिस पे इन्होंने कितने पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड कर दिया, ये देखिएगा भाई, इन्होंने 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया। हमारा वहां पे 19.2 आया। एक बार यहां पे नजर डालने की कोशिश, ये देखो भाई 0 से 20, 0 से 20 के बीच में क्या आता है आपका 19 आता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मोइस्ट सब ह्यूमिड,
कौन सा रीजन होगा ये? मॉइस्ट सब ह्यूमिड होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जितनी बारिश हुई लगभग उतना ही इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाए तो वो रीजन किसके अंदर आता है? मॉइस्ट सब ह्यूमिड के अंदर आता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि अगर मॉइस्चर इंडेक्स की बात कर लीजिए, अगर 100 है या इससे ज्यादा है तो वो एरिया कैसा होगा? पर ह्यूमिड होगा। यानी अगर मॉइस्चर इंडेक्स कितनी है आपकी 100 से ज्यादा है, और ये कब ज्यादा होगी? जब आपकी बारिश कितनी हो? जितनी बारिश हो उससे एकदम कम क्या हो? इवेपो ट्रांसपिरेशन हो, तब जाके आपकी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि बारिश 1000 mm हो रही है, इवेपो ट्रांसपिरेशन लगभग 500 mm ही हो रहा है, तब जाके आपकी ऐसी कंडीशन आती है। तो जब मॉइस्चर इंडेक्स 100 या 100 से ज्यादा होगा तो वो कैसे 76 को इंडिकेट करता है? पर ह्यूमिड को। वहीं दूसरा किसकी बात करूं मैं? 20 से 100 की बात कर लीजिए, ये किसको इंडिकेट करेगा? ह्यूमिड को। तीसरा किसकी बात कर लीजिए आप? 0 से 20 की बात कर लीजिए, ये किसको? मॉइस्ट सब ह्यूमिड को इंडिकेट करेगा। अगला कौन सा? -33 से 0 की बात कर लीजिए, -33.3 से 0 की बात कर लीजिए, ये ड्राई सब ह्यूमिड को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करेगा? ड्राई सब ह्यूमिड को। अगला कौन सा है? -66.72 -33.3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमी एरिड। बार बार एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये मॉइस्चर इंडेक्स दे दी जाएगी कितनी? -66.72 -33.3। ये किसको इंडिकेट करती है? 4 ऑप्शन देगा, एरिड, सेमी एरिड, ड्राई सब ह्यूमिड और मॉइस्ट सब ह्यूमिड, और इनमें पूछ लेगा कि किसको इंडिकेट करता है। तो ये याद रखिएगा आप, तो -66 से -33 याद रखिएगा, पॉइंट नहीं भी याद रहे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो -66 से जो -33 है वो किसको इंडिकेट करता है? सेमी एरिड को। और -100 से -66 की बात कर लीजिए, ये किसको इंडिकेट करता है? एरिड रीजन को इंडिकेट करता है। तो सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एरिड की बात कर लीजिए, सेमी एरिड की बात कर लीजिए, ह्यूमिड की बात कर लीजिए, और मैं आपको लिख के दे देता हूं, इन तीनों के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यानी आपको याद होनी चाहिए एरिड की जो -100 टू -66.7, यानी अगर ये मॉइस्चर इंडेक्स होगी तो किसको इंडिकेट करेगी? एरिड को। -66 से -33 होगी तो सेमी एरिड को इंडिकेट करेगी, और वहीं आपका किससे 20 से 100 होगी तो किसको इंडिकेट करेगी? ह्यूमिड को इंडिकेट करेगी। यानी यहां क्या है? यहां जितनी प्रेसिपिटेशन नहीं है उससे ज्यादा इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तब आपकी वैल्यू किसके अंदर आ रही है? माइनस के अंदर आ रही है। कि बारिश तो वह कम, और वहां पे क्या इवेपो ट्रांसपिरेशन की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो ज्यादा है, कि जितनी बारिश नहीं हुई उससे ज्यादा तो पानी एनवायरनमेंट में वापस उड़ जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी वजह से ये वैल्यू क्या है आपकी? माइनस है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा कोई बच्चा कि सर मुझे अभी फॉर्मूला समझ में नहीं आया या मुझे निकालना नहीं आया, तो आप मुझे पूछ सकते हो, या वरना मैं आगे बढ़ता हूं भाई। देख लीजिएगा एक बार, आप भी कोशिश कीजिएगा। बाकी कोई बड़ा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, आप ही के सामने मैंने डेटा उठाए, आप ही के सामने निकाला, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा डेटा इधर उधर का आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। एकदम आपका किससे? कि मॉइस्ट सब ह्यूमिड के साथ हमारा जो डेटा है वो ऐसी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा था भाई। तो वही है, डेटा आपको उठाना है कुछ भी, और आपको निकालना है कि किस परिस्थिति या किस कंडीशन को इंडिकेट करता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे भाई। चलो मैं आगे चलिएगा। अगला ट्रोल की बात करेंगे भाई, और ट्रोल में आपको मोस्ट जो बातें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक जो बात याद रखनी है वो इक्रीसेट की याद रखनी है, कि जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है इसकी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए जो इक्रीसेट यूज करता है वो किसको? आपके ट्रोल क्लासिफिकेशन को यूज करता है भाई। ट्रोल क्लासिफिकेशन को एडॉप्ट करके ही इसने किसका? जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है उसको क्लासिफाइड किया है क्लाइमेट के अंदर। याद रहेगी आपको बात, स्टार लगा लीजिएगा भाई, कि जो इक्रीसेट है वो किसके क्लासिफिकेशन को एडॉप्ट करता है? ट्रोल क्लासिफिकेशन को एडॉप्ट करता है। देखिएगा आगे, बेस्ड ऑन थर्मल एंड हाइग्रिक वेरिएबल्स। हाइग्रिक और कुछ नहीं भाई, मॉइस्चर अवेबिलिटी को इंडिकेट करता है। कोई बच्चा ये शब्द देख के पैनिक होने लगेगी, सर ये हाइग्रिक क्या मामला है? ये कुछ नहीं, ये मॉइस्चर अवेबिलिटी को ही बताता भाई, ये मॉइस्चर को ही इंडिकेट कर रहा है आपकी। चलिएगा भाई, वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ, यानी इन्होंने क्या किया? नंबर ऑफ ह्यूमिड मंथ के आधार पर किसको क्लासिफाइड कर दिया? क्लाइमेट को क्लासिफाइड कर दिया। यही आपको याद रखना है। ये सारी जो ये रामायण है, ये कथा है, ये आपको नहीं पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है कि ह्यूमिड मंथ के आधार पे ट्रोल ने ड्राई क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। इक्रीसेट ट्रोल क्लासिफिकेशन को एडॉप्ट करता है किसके लिए? जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए। याद रहेगी दो चीजें, एक तो इक्रीसेट ने ट्रोल क्लासिफिकेशन को एडॉप्ट किया है, दूसरी बात इसने ह्यूमिड मंथ के आधार पे ड्राई क्लाइमेट को क्लासिफाइड किया है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलो मैं आगे चलिएगा भाई, क्लासिफिकेशन।
अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन ए क्लाइमेट विच हैज 5 to 10 एरिड मंथ, कि एक ऐसी क्लाइमेट है जिसके पास 5 से 10 महीने तो कैसे होते हैं, एकदम एरिड होते हैं, यानी कोई बारिश नहीं होती, एकदम सूखा होता है। कब तक? 5 से 10 महीने। ए मंथ वेयर प्रेसिपिटेशन इज लेस देन पीईटी, यानी एरिड मंथ कौन सा होता है कि जब आपके उस महीने में क्या हो, प्रेसिपिटेशन पीईटी से कम हो, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कम हो, यानी जितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकता है उससे कम बारिश जिस महीने के अंदर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिड मंथ बोलते हैं, जब इस प्रकार के 5 से 10 मंथ हो। दूसरी बात क्या है, 2 to 7 ह्यूमिड मंथ इज कॉल्ड सेमी एरिड ट्रैक्ट, जब वहां 2 से 7 महीने कैसे हो, एकदम ह्यूमिड हो। और ह्यूमिड कौन सा महीना है, जब प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कम हो, उसको बोलते हैं ह्यूमिड मंथ। तो समझ में आ गई आपकी बात कि एक साल है, एक साल की बात कर लीजिए, और उस साल के दौरान ऐसी क्लाइमेट है जब 5 से 10 महीने तो एकदम कैसे हो, एरिड हो, और 2 से किसकी बात कर लीजिए, 7 महीने कैसे हो, ह्यूमिड हो। ऐसे क्षेत्र को सेमी एरिड ट्रैक्ट बोलते हैं। कैसा ट्रैक्ट बोलते हैं, सेमी एरिड ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी भाई। क्या चीजें याद रखनी है, 5 से 10 एरिड मंथ या 2 से 7 ह्यूमिड मंथ हो, ऐसी क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, सेमी एरिड ट्रैक्ट बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र को, ऐसे रीजन को भाई याद रहेगा कि यहाँ ऐसी कंडीशन होगी, या 5 से 10 महीने के लिए तो एकदम बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी, जबकि 2 से 7 महीने के लिए अच्छी खासी बारिश होगी, जब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कम होगा। तो ऐसे रीजन को ही सेमी एरिड ट्रैक्ट के अंडर हम कंसिडर करते हैं। वही वेर एज ह्यूमिड की बात कर लीजिए, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होगा, 7 से 12 ह्यूमिड मंथ होगा, और एरिड क्लाइमेट की बात करें तो हैज लेस देन 2 ह्यूमिड मंथ की बात कर लीजिए। दोनों याद रखिएगा भाई, यहाँ ह्यूमिड मंथ है दोनों जगह आपके, मैं ह्यूमिड क्लाइमेट और एरिड क्लाइमेट दोनों को इंडिकेट कर रहा हूं भाई। सेमी एरिड की हमने बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ किसकी, ह्यूमिड क्लाइमेट की। ह्यूमिड क्लाइमेट कहां होगी, जहां एनवायरमेंट में अच्छा खासा मॉइस्चर होगा। तो ऐसे महीने क्या, यहाँ 7 से 12 महीने ऐसे होंगे जो बिल्कुल ह्यूमिड मंथ वाले होंगे, कि जहां क्या होगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, किसके मुकाबले, पीईटी के मुकाबले, लगभग 7 से 12 महीने ऐसे होंगे यहाँ। यानी यहाँ साल का जो मैक्सिमम पीरियड है, वहां साल के मैक्सिमम पीरियड में मॉइस्चर ज्यादा होगा एनवायरमेंट में। जबकि एरिड के अंदर क्या है, लेस देन 2 ह्यूमिड मंथ, यानी कम से कम बस लगभग 2 महीने तक ही क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमिड मंथ होगा, अच्छी खासी बारिश होगी। बाकी पूरे साल के जो 10 महीने बच गए वो एकदम वहां एरिड मंथ होगा, बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। तो वो किसके अंडर आएगी, आपके एरिड क्लाइमेट के अंदर। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बच्चा यहाँ एरिड मंथ मत कर देना भाई, इतनी सी बात है कि यहाँ ह्यूमिड की जगह एरिड मत कर देना। जो एरिड क्लाइमेट है वो भी किससे इंडिकेट हो रही है, लेस देन 2 ह्यूमिड मंथ से इंडिकेट हो रही है। यहाँ 10 मंथ आपका क्या होना चाहिए, एरिड वाला होना चाहिए, ना कि ह्यूमिड वाला। तो याद रहेगा आपको। चलो भाई, अब मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं भाई। अब हम लेक्चर पूरा करने वाले हैं, ज्यादा नहीं है, तो आप इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा भाई। चले आगे, चलिए ह्यूमिड मंथ की बात कर लीजिए। दूसरा क्या है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। पहला क्या है, 12 से 9.5 मंथ की बात कर लीजिए। इससे पहले वाला जो इंपॉर्टेंट था भाई, एरिड वाला जो मॉइस्चर इंडेक्स है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमिड मंथ के मुकाबले। ये अगर ये तीनों याद हो, ये नहीं भी याद होगा तो चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपको याद होना ही चाहिए। बट देख लीजिएगा एक बार, 12 से 9.5 ह्यूमिड मंथ की बात कर लीजिए, कि जब एक साल में से क्या हो, यानी 9.5 से 12 मंथ, यानी बात कर लीजिए 9.5 से लेके 12 मंथ के बीच का समय ऐसा हो कि जब क्या हो, आपके ह्यूमिड मंथ हो, यानी अच्छी खासी बारिश हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ साल में 9.5 से 12 महीने के बीच तक क्या हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अब ये बारिश 9.5 महीने हो सकती है, 10 महीने हो सकती है, 11 महीने हो सकती है, बट 9.5 महीने से ऊपर ही होगी, अच्छी खासी बारिश होगी। कम से कम 9.5 महीने ऐसे होंगे जब अच्छी खासी बारिश होगी। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ क्या है, एकदम बरसाती जंगल होंगे भाई। समझ में आ गई बात, चलिएगा आगे। 9.5 से 7 मंथ, यानी यहाँ कम से कम 7 महीने और ज्यादा से ज्यादा 9.5 महीने ऐसे होंगे जब ह्यूमिड मंथ होंगे, यानी अच्छी खासी बारिश होगी। अब मैं एकदम छोटे छोटे शब्दों में बात करूंगा भाई, क्योंकि हमने ये सब चीजें क्लियर कर ली कि ह्यूमिड मंथ क्या है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिए भाई। चलिएगा आगे। तो क्या होगा, ये आपका ह्यूमिड सवाना आएगा भाई। सवाना का मतलब आप सारे जानते हो, जहां मिक्स्ड वुडलैंड होता है भाई, जहां क्या आपके अच्छे खासे ट्री होते हैं, जहां आपके ड्राउट रेसिस्टेंट ट्री भी होते हैं जंगलों में, उनको ही क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं भाई, याद रखिएगा। तो ह्यूमिड सवाना की बात कर लीजिए। अगला क्या है, 7 से 4.5, कि कम से कम 4.5 और ज्यादा से ज्यादा 7 महीने ऐसे होंगे जो ह्यूमिड होंगे, ऐसे को बोलेंगे ड्राई सवाना। तो ह्यूमिड सवाना और ड्राई सवाना में अंतर समझ में आ गया।
कि ह्यूमिड सवाना में क्या जो ह्यूमिड मंथ है वो ज्यादा होंगे, इनमें ह्यूमिड मंथ कम होंगे भाई। चलिएगा आगे, 4.5 से 2 महीने, कि 2 महीने कम से कम और 4.5 ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिड मंथ होंगे, इसको बोलेंगे थोर्न सवाना। यानी जहां पे कांटेदार आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वहां ह्यूमिड मंथ हमेशा ही कम होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, थोर्न सवाना की बात कर लीजिएगा भाई। 2 से 1 महीने की बात कर लीजिए। यहाँ कौन सा, सेमी डेजर्ट यानी एरिड रीजन की बात कर लीजिए। यहाँ कैसा होगा, सेमी डेजर्ट की बात कर लीजिए, यानी जैसलमेर वाले इलाके, बीकानेर नागौर वाले इलाकों की बात कर लीजिए, एकदम वहां पे कंटेली एकदम ड्राउट रेसिस्टेंट झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 महीने ही ऐसा होगा जब बारिश अच्छी खासी होगी। आगे चलिएगा भाई, 1 से 0 की बात कर लीजिए, यानी 1 मंथ से भी कम समय ऐसा होगा जब ह्यूमिड मंथ होगा, जब मॉइस्चर अच्छा खासा अवेलेबल होगा एनवायरमेंट में, तो डेजर्ट या एरिड की बात कर लीजिए। तभी आप देखोगे किसी भी डेजर्ट की बात कर लीजिए, सारा अफ्रीका थार डेजर्ट की बात कर लीजिए, वहां किसी प्रकार के पेड़ पौधे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पूरे साल भर के अंदर केवल 1 महीना ही ऐसा होगा जब ह्यूमिड मंथ होगा, जब बारिश होगी, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कम होगा। बाकी पूरे साल भर जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है वो अपने क्या होगा, एकदम अपनी अपर लिमिट के ऊपर होगा, जबकि बारिश एकदम कम होगी भाई। ये चीजें आपको याद रखनी है, बाकी इससे पहले वाला क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए भाई। चलिए आगे, समझ में आया, चलिएगा भाई। ये देखिएगा भाई, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऑफ आईसीआर हैज डिवाइडेड क्लाइमेट इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स। ये दिमाग में जमा लीजिएगा भाई। सबसे पहली चीज क्या, कि थोंतवेट एंड माथुर की बात कर लीजिए। क्या, थोंतवेट की बात कर लीजिए एंड उनके साथ किसकी, माथुर की बात कर लीजिए। इन दोनों ने किसके बेसिस पे, मॉइस्चर इंडेक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था भाई। किसके बेसिस पे, मॉइस्चर इंडेक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था। जबकि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ने किसके बेसिस पे, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के बेसिस पे यानी एमडीआई के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया है। उन्होंने 6 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, इन्होंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों से 100% विद श्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दिमाग में याद रखिएगा भाई। चलिएगा, एमडीआई के आधार पे बात करेंगे हम। एमडीआई का फॉर्मूला क्या है, वहां का फॉर्मूला आपको मालूम है भाई, P माइनस पीई अपॉन पीई मल्टीप्लाइड बाय 100। ये किसका फॉर्मूला था, मॉइस्चर इंडेक्स का। अब हम किसके फॉर्मूले की बात करेंगे, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स के फॉर्मूले की बात करेंगे। क्या है, P माइनस पीईटी अपॉन पीईटी, यानी क्या है, प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। यहां मल्टीप्लाइड बाय 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कोई यहां भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो इसका क्या मतलब है मेरा, मैं वही लेके चलता हूं, वैल्यू में ज्यादा ऊपर नीचे करता नहीं हूं। मैं बता देता हूं आपको, वही 1192 mm की बात कर लीजिए। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब आप सभी बच्चों को भाई समझ में आता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जब ऐसी कंडीशंस हो जहां अच्छे खासे हरे भरे घास के मैदान हो, पानी की कोई कमी नहीं हो, एकदम हरी हरी घास हो, खूब टेम्परेचर हो, एकदम लो एयर ह्यूमिडिटी हो, ताकि इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा हो, जब ऐसे क्षेत्र में कितना पानी का लॉस हो सकता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। समझ में आ गया कि ज्यादा से ज्यादा आप ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करवा दो कि जितना मर्जी चाहे आप पानी उड़ा दो, तब पूरी ताकत के साथ एक दिन में जितना पानी उड़ाया जा सकता है वही होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो देखिएगा भाई, 1192 की बात कर लीजिए। यहां भी मैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन भी कितना रख लेता हूं, मैं 1192 mm ही रख लेता हूं भाई। किसकी बात कर लीजिए, 1192 की बात कर लीजिए। नीचे कितना आएगा आपका, 1192 की बात कर लीजिए। ये आपको समझ में आएगा भाई कि बरसात एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना है, 1192। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन भी इस क्षेत्र का कितना है, लगभग 1192 की बात कर लीजिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 1192 माइनस 1192 कितना हो जाएगा आपका, यानी 0 डिवाइडेड बाय 1192 की बात कर लीजिए। वही आपकी कैसी कंडीशन आ जाएगी, देख लीजिएगा भाई, कैसी कंडीशन आ जाएगी आपकी, एकदम 0 वाली, 0 से 33.3 की बात कर लीजिए, यानी सब ह्यूमिड की बात कर लीजिए। 3 पार्ट कौन कौन से के अंदर क्लासिफाइड कर दिया, सब ह्यूमिड के अंदर, सेमी एरिड के अंदर और एरिड के अंदर। जो सब ह्यूमिड है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 33.3, कि जब मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स कितनी हो, 0 से 33.3 हो, तो ऐसे क्षेत्र कौन सा होगा, सब ह्यूमिड क्षेत्र को इंडिकेट करेगा। दूसरा किसकी बात करूंगा, यानी सब ह्यूमिड से मेरा क्या मतलब है कि जितनी बारिश हो गई उतना ही क्या हो गया, इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया, कि जितनी बारिश हुई उतना ही पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया। तो क्या हो गया कि सोइल के अंदर कैसी, जो एनवायरमेंट में कैसी कंडीशन होगी, सब ह्यूमिड कंडीशन होगी, यानी इतना ज्यादा सूखा नहीं है भाई यहाँ पे, क्योंकि जितनी बारिश हुई उतना ही ज्यादा इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ। और ये हम मान के चलते हैं कि जितनी आपकी बारिश होती है, ये प्लांट आपका जितना एब्जॉर्ब करता है उसका 99% किसके अंदर, ट्रांसपिरेशन में पूरा कर देता है भाई।
तो कहीं ना कहीं क्या है, जो प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जा रही है लगभग। तो जितनी बारिश हुई उतना ही पोटेंशियल यूपर ट्रांसपिरेशन होगा, तो वो कैसी कंडीशन को, सब ह्यूमिड कंडीशन को इंडिकेट करता है भाई। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 33.3। दूसरा क्या है, सेमी एरिड, वहां भी वैल्यू सेम थी, यहां भी वैल्यू सेम है, कितना, -33.3 से 66.6 की बात कर लीजिएगा भाई। यहां हमने एक लार्ज वैल्यू ली है, बिग वैल्यू ली है, जो -33.3 से प्लस 66.6 तक रखी गई है भाई। तो याद रहेगा आपको, ये क्या है, ये कैसी कंडीशन को, सेमी एरिड कंडीशन को इंडिकेट करता है भाई। यानी मेरा क्या मतलब है, अगर यहाँ बारिश 1192 mm हुई है, तो यहाँ जब पोटेंशियल ऊपर ट्रांसपिरेशन 1500 mm, 1700 mm, 1800 mm यानी इससे ज्यादा होता है, तब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कितनी, -33.3 से 66.6। तो एक ये कौन सी कंडीशन है, ये सेमी एरिड वाली कंडीशन है भाई। अगला कौन सा, एरिड, कि जब यहाँ 1192 mm ही बारिश हुई है, कि भारत में एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना, 1192 mm, जब पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन 2200 mm इसका डबल हो जाए, 2400 mm, 2500 mm तक हो जाए, यानी इतनी कैपेसिटी रखता हो, तब कैसी वैल्यू आती है, मोर देन -66.6 mm। याद रहेगा भाई, तब कैसी कंडीशन क्रिएट होती है, एरिड कंडीशन क्रिएट होती है। यानी आप जैसलमेर वाले इलाके की बात कर लीजिए, यहाँ हमेशा ही जो मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स है वो हमेशा ही क्या, माइनस साइड में रहती है, यानी -66.6 की बात कर लीजिए। यहाँ हमेशा ही क्या, वाटर डेफिसिट साइड में रहेगा, या हमेशा मॉइस्चर की कमी बनी रहेगी। यहाँ कभी भी जो सोइल है उसमें इतनी मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगी कि प्लांट की इवर ट्रांसपिरेशनल नीड को पूरी कर सके या किसी भी प्लांट को सपोर्ट कर सके। तो ऐसी कंडीशन किसको इंडिकेट करती है, एरिड रीजन को इंडिकेट करती है। और यही तीनों क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इन तीनों क्लासिफिकेशन को आपको क्लियर कर दिया है, तो आपको याद होना चाहिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो वो मुझे आप कमेंट में टाइप करके पूछ लीजिएगा भाई। कोई ऐसा बच्चा है कि सर मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो मुझे जरूर कमेंट में टाइप कर सकता है, टेलीग्राम में पूछ सकता है, कहीं भी कभी भी आप पूछ सकते हो। हम आपके लिए खड़े हैं, हमेशा आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे भाई। अगला जो टॉपिक है वो हम किसके बारे में, ड्राउट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप रेडी रहे, इस लेक्चर की कंटिन्यू सीरीज को देखते रहे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। बाकी जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जिस जिस टॉपिक को करवाना है वो भी मुझे आपसे सजेस्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले वो टॉपिक पूरा करवा दूं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।